हेलो बच्चों, तो आगे हम एक नए लेक्चर में आप लोगों को फिर से आ गया हूँ और आज मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा जेनेटिक्स को, जो कि आप शनिवार को जेनेटिक्स के बारे में कुछ जाने थे, जेनेटिक्स का परिचय जाने थे और आज मैं उसी लेक्चर को क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो आप ध्यान से अगर पहले लेक्चर को देखे होंगे तो दूसरा लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके लिए करना क्या होगा कि पहले लेक्चर को अगर कोई ऐसा बंदा हो या बंदी हो जो कि दूसरे लेक्चर पे डायरेक्ट आ गए हैं और पहले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं, तो पहले लेक्चर को आप देख के आइए, तो दूसरा लेक्चर आप देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप बेहतर करोगे। बिना बेहतर किए होते, आप अगर बेहतर करने वाले नहीं होते तो आप वीडियो मेरा देखते ही नहीं। वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप बेहतर करने वाले हो और बेहतर करोगे। बोला गया है ना, कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथों के पसीनों में होती है। जब तक आपके माथे से पसीना नहीं निकलेगा ना, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने आप को थाम लीजिए। दूसरे लेक्चर के लिए आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए कि एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और बेहतर ढंग से समझना है। जेनेटिक्स अगर बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो आगे वाला चैप्टर आपसे आसान हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, झोला भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे वो नीट का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो या बीसीसी का हो, इससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू मैं तब करूंगा जब पहले लेक्चर से 3-4 प्रश्न आपको आप क्या कर देंगे, मुझे बता देंगे। तो 3-4 प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे, उसका आंसर आप कमेंट में भर डालेंगे ताकि हमें भी उम्मीद हो जाए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें बेहतर पढ़ाना चाहिए और बच्चे बेहतर करेंगे। तो उसके लिए मेरा पहला प्रश्न है, क्या आनुवंशिकी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आनुवंशिकी शब्द को कौन दिया था। तीसरा प्रश्न है, क्या आनुवंशिकी के पिता कौन है। और चौथा प्रश्न है कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन है। पांचवा प्रश्न है कि मानव आनुवंशिकी के पिता कौन है। इतने प्रश्न को आप बताइए, कमेंट में भर डालिए और दूसरे लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो आइए हम दूसरा लेक्चर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे मेंडल के परिचय के बारे में। मेंडल जो है, मेंडल का नाम हम ले रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी मेंडल का नाम लिए थे, तो मेंडल के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं ताकि चैप्टर हमको पढ़ने में आसानी हो जाएगा और आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग क्या जानेंगे बाबू, मेंडल के परिचय के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, तो मेंडल का परिचय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो देखो क्या क्या जानना है। मेंडल का परिचय हम लोग जान रहे हैं, तो याद रखना कि मेंडल का पूरा नाम क्या था। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मेंडल का पूरा नाम क्या था। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। एग्जाम में पूछ दे कि मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म पूछ लिया जाए कि आखिर जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था बाबू, 1822 ईस्वी में हुआ था। पूछ लिया जाए कि जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था बाबू, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी के सिलिसियन नामक ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी के सिलिसियन नामक ग्राम में हुआ था। इनका मृत्यु पूछ लिया जाए तो इनको मृत्यु भी याद रखना है बाबू, ये हुआ था मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। और मैं इसके बारे में बात कर लूं, याद रखना है पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। कहां हुआ था, तो जर्मनी के सिलिसियन नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। और याद रख लेते हैं कि मेंडल जो है वो प्रयोग किए थे, तो प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधों पे किए थे। किस पे, मटर का पौधा, वो भी कैसा, उद्यान मटर होना चाहिए। याद रख लेना, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रयोग जो है कितने वर्ष तक किए थे, तो प्रयोग इन्होंने कितने वर्ष तक किए थे, 7 वर्ष तक किए थे। कब से कब किए थे, 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। और प्रयोग में क्या बताया था इन्होंने, प्रयोग में बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई ना कोई हमारे लक्षण जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई न्यू बच्चा जन्म लेता है तो कोई रिलेशन वाले या कोई भाई बंधु या चाचा मामा कोई भी आते हैं तो बोलते हैं क्या, बाबू का नकिया जो है ना पापा पे गया है, बाबू का चेहरवा जो है ना वो ना मम्मी पे गया है। कैसे बताते भाई, कैसे। अच्छा ये भी सोचो ना, सोचने वाली बात है ना, तुम्हारा 2 हाथ है तो तुम्हारे बेटे का भी 2 हाथ है, कैसे। तुम्हारे पापा का 2 हाथ है तो हमारे भी 2 हाथ है। पापा का 1 नाक है तो हमारा भी को नाक है, 1 नाक है। पापा का 2 पैर है तो हमारा भी 2 पैर है। ये कैसे, कौन लिखे गया भाई, ये कैसे उसको पता चल गया कि 2 होना चाहिए। बोले भाई कैसे डिसाइड हुआ, तो कोई ना कोई सूचना लेके जा रहा होगा जो कि बता रहा होगा कि इतना ही क्या करना है,
बनाना है। तो इसके बारे में खोज कौन किए थे? मेंडल किए थे। और देखो इनको जब तक जीवित थे ना, इनको वैज्ञानिक नहीं माना गया। अब वो लोग वैज्ञानिक नहीं माना गया, इतना बड़ा खोज किए थे। देखो भाई, इन्होंने अपना खोज करने के बाद, खोज किए थे 7 साल काम किए बंदे ने, और खोज किए, और खोज करने के बाद मैं बता दूं कहां खोज किए थे ये भी जान लो। तो इन्होंने एक मठ पे रहते थे, ऑस्ट्रिया का एक मठ था। ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक स्थान के एक मठ के पादरी थे। एक मठ के क्या थे? मठ के पादरी थे। पादरी माने समझते हैं? पुजारी थे। और ये पढ़ने में ज्यादा, मतलब ये माहिर, पढ़ने में भी माहिर थे। तो इन्होंने सोचा क्या कि आखिर में सोच रहे थे मन में कि आखिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं भाई। एक पीढ़ी से हमारे पापा से हम में आया, हमसे हमारे बेटे में जाएगा। डिसाइड हो जा रहा है 2 हाथ बनना चाहिए, 2 पैर बनना चाहिए, एगो नाक बनना चाहिए, 2 कान बनना चाहिए, एगो मुंह बनना चाहिए। कैसे डिसाइड हो गया भाई? इसके बारे में इन्होंने खोज करना शुरू किया। कौन किए? मेंडल बाबा खोज करना शुरू किए। और खोज करने के बाद 7 साल करने के बाद अपना खोज निकाले थे। लेकिन इन्होंने अपने प्रयोग में बीजगणित का उपयोग कर दिया था, मैथ का उपयोग कर दिया था, जिसमें अपने प्रयोग में कहीं लिखे थे 9:3:3:1, कहीं लिखे थे 1:2:1, कहीं लिखे थे 3:1, कहीं लिखे थे 1:2:4:1, ऐसे लिखे थे बहुत सारा बीजगणित। अब ये जब बड़े अफसरों के पास भेजते थे तो वहां पे खारिज कर दिया जा रहा था। क्यों खारिज कर दिया जा रहा था? कारण ये था, इसलिए खारिज कर दिया जा रहा था कि कोई सोचता है ये खोज में ही मैथ 9:3:3:1 खारिज कर दिया जा रहा था। बड़ा कंफ्यूज रहते थे, मतलब इनको वैज्ञानिक माना ही नहीं गया। लेकिन इनके मर गए ना, जैसे मरे तो 16 साल बाद 19 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए जो कि जानेंगे आगे। हुगो डे व्रिज, सेलमार्क थे, कार्ल कोरच थे। इन्होंने तीनों ने प्रयोग किया, मेंडल को काम को दोहराया। और मेंडल के काम को दोहराया तो पता लगा क्या कि सच में मेंडल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़ा खोज करके चले गए, बहुत बड़ा खोज कर दिए। लेकिन हुआ ये कि इनको वैज्ञानिक नहीं माना गया। इतना बड़ा काम तो किए थे बेचारों, लेकिन इनको वैज्ञानिक माना नहीं गया। तो 19 ईस्वी के बाद इनको वैज्ञानिक माना गया। और आज इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जब तक जीवित थे इनको वैज्ञानिक नहीं माना गया, लेकिन आज इनको उपाधि प्राप्त है वैज्ञानिक का, बहुत बड़े वैज्ञानिक का, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से एक बार मैं बता दूं, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था, ये भी जान लेना। और मृत्यु कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। प्रयोग किए थे मटर पे, उद्यान मटर पे। प्रयोग कब किए थे? 7 वर्ष तक, 1856 से 63 तक। ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान के मठ के पादरी थे। वही मठ पे पूजा करते करते इन्होंने खोज करना क्या किया था? परमाणु। अभी ये भी याद रख लेना किस सदी के वैज्ञानिक थे, ये भी एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है। तो किस सदी के थे भाई? 19वीं सदी के थे। किस सदी के वैज्ञानिक थे? 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और लाइन में लेंगे। सारा नोट डाउन कर लेना भाई, ये सब नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और सब रिवीजन करना है। देखो अब हम लोग को पढ़ना है कि आनुवंशिकी से जुड़ी कुछ शब्द है, उसको पढ़ेंगे तभी जाके हम लोग को आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो आनुवंशिकी से जुड़े कुछ शब्द हम लोग पढ़ते हैं। आनुवंशिकी से जुड़े शब्द। तो देखो आनुवंशिकी से जुड़े शब्द, जिसमें से पहला शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका नाम है कारक। फैक्टर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? फैक्टर के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, इसका कारक पहला क्या है? कारक है। तो कारक के बारे में जानेंगे। मेंडल से पूछा गया कि ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण लेके जाते हैं, तो कौन लेके जाता है भाई? आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर में मैं एक वर्ड बताया था जिसका नाम था वंशागति। क्या नाम था बाबू? वंशागति। वंशागति कहते किसे हैं? कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या जाता है भाई? लक्षण जाते हैं। क्या जाते हैं? लक्षण जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। अब ये जो वंशागति तो हम समझ गए हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं। कौन सा लक्षण जा रहे हैं? हमने बताया था कि हमारे पापा से हम में आए हैं, हमारे मम्मी से हम में आए हैं, हमसे हमारे बेटे में जाएगा, हमारी बेटी में जाएगा ना। मैंने बताया ना कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाएंगे। अरे भाई अपने आप तो नहीं चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, कोई ना कोई लेके जाने वाला जरूर होगा। तो मेंडल से पूछा गया कि आखिर कौन लेके जाता है, आप बताइए।
कौन लेके जाता है? तो उन्होंने बताया कि ले जाने वाला एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई है तो एक प्रकार का रसायन है, एक रसायन है। उन्होंने क्या बताया कि इस लक्षण को ले जाएगा वो क्या है? एक प्रकार का बाबू रसायन है। रसायन है। अब पूछा गया कौन रसायन है, तो उस रसायन का नाम उन्होंने क्या रखा था? कारक। तो कारक का परिभाषा क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहा है उसको लेके जा कौन रहा है? कौन लेके जा रहा है? कारक लेके जा रहा है। समझ रहे बात को? तो कारक समझ गए। अब देखिए इतना बात बताने के बाद ये कारक शब्द में कुछ मॉडिफाई किया गया। कारक शब्द में क्या किया गया? मॉडिफाई। तो देखो कारक को क्या कर दिया गया, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था जोहेन्सन। कौन थे? जोहेन्सन। इन्होंने क्या किया, 1909 ईस्वी में इस शब्द को, कारक शब्द को बदल के इसका नाम क्या रख दिए? जीन रख दिए। इसका नाम क्या रख दिए? जीन रख दिए। तो देखो हम बता रहे क्या, देखो कारक शब्द में कुछ मतलब चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई करके जोहेन्सन जो है इसका नाम क्या रख दिए थे? जीन रख दिए थे। कारक को ही क्या बोलते हैं? जीन। तो एग्जाम में पूछ दे कि कारक क्या है? जीन ही है भाई। जीन क्या है? कारक ही है। तो कोई जीन का परिभाषा पूछे या कारक का पूछे, दोनों का परिभाषा सेम है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण लेके जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई ना कोई रसायन जिम्मेदार है, और उस रसायन को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं या जीन बोलते हैं। जीन शब्द को कौन दिया? जोहेन्सन। और कारक शब्द को कौन दिया था? मेंडल दिए थे। समझ रहे ना? यही फर्क है। काम, नाम एक ही है, काम दोनों का एक ही है। नाम जो है अलग अलग है लेकिन काम जो है ना सेम है। दो आदमी ने दो नाम दे दिए। अब आते हैं इसके बारे में क्या क्या याद करना है, क्या क्या लिख लेना है। और सुनो भाई, इसको याद कर लेना है, याद रख लेना है कि जीन शब्द, कारक शब्द कौन दिए थे? कारक शब्द का प्रयोग कौन किए थे? कौन किए थे? मेंडल ने। अब वही जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? जोहेन्सन किए थे। ये दोनों पॉइंट भूलना नहीं है। कब किए थे? 1909 में। और लक्षण लेके जाएगा कौन? जीन बोलो तो या कारक बोलो तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूं, जीन भी यहाँ लिख दूं तो चलेगा हो, या इसको, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। अब और क्या याद रखना है, और कुछ बातें याद रख लेना है कि यह आनुवंशिकी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आनुवंशिकी के क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई है। क्या पूछेगा एग्जाम में? बाबू आपसे प्रश्न पूछ दे कि आनुवंशिकी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? कौन है? कारक बोलो या क्या बोलो? जीन बोलो। ये याद रखना, इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। कोई पूछे जीन पर कैसा आवेश होता है बाबू? ऋणात्मक आवेश होता है। ये भूलना वाला बात नहीं है, सब याद करना है। और क्या याद रखना है? ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। मतलब बहुत सारा अगर जीन मिल जाए तो क्या बनाएगा? बहुत सारा मिल जाए तो क्या बनाएगा भाई? डीएनए बनाएगा। बहुत सारा जीन मिल के डीएनए बनाएगा। अब डीएनए के बारे में आप जानते नहीं है तो आप टेंशन नहीं लें, आगे पढ़ना हम लोग को डीएनए के बारे में डिटेल पढ़ना है, टेंशन नहीं ले। आगे क्या याद रखना है कि यह गुणसूत्र पर कहां दे? गुणसूत्र पर एक क्रम में सजे होते हैं, एक क्रम में सजे होते हैं। अब कहोगे गुणसूत्र कहां से आ गया? अरे भाई मैंने आप लोगों को बताया ना कि जीन मिलता है, बहुत सारा जीन मिलता है तो डीएनए बनाएगा, और बहुत सारा डीएनए मिलेगा तो क्या बना देगा? गुणसूत्र बनाएगा। समझ रहे ना? नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है, उसका टेंशन नहीं लेना भाई, लेना नहीं। अभी तो इतने पॉइंट याद रखना है। आप याद करते हो चलो ना, उसका टेंशन क्या लिए हो, हमें ना याद कराएंगे। तो इतना बात याद रखना है कि कारक शब्द का प्रयोग कौन किया था? मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग किया था? जोहेन्सन। आनुवंशिकी के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? कारक बोलो या क्या बोलो? जीन बोलो। इस पर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक। ये डीएनए का एक छोटा सा क्या होता है? हिस्सा होता है। ये गुणसूत्र पर एक क्रम में क्या होते हैं? सजे होते हैं। गुणसूत्र पर जिस क्रम में सजे होते हैं, और जहां लिख देता हूं मैं, गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है ना, जीन क्या होता है? पाया जाता है, उसे जीन लोकस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू? जीन लोकस कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ चले, इतना पॉइंट याद रख लेना है। और क्या याद रखना? मिटा दें। देखो आगे क्या याद रखना है।
तो देखिए हम लोगों ने जीन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, जीन के बारे में जितना हम पढ़े उसको रिपीट करते हैं ताकि आप याद कर लो। सारी बातों को हम फिर से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं जीन के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो जीन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसको जो लक्षणवा को लेके जाते हैं वो क्या है, कारक है, क्या है, जीन है। कारक शब्द कौन बोले थे, मेंडल बोले थे। जीन कौन बोले थे, जोहानसन। और ये आनुवंशिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है, जीन बोलो या कारक बोलो। और क्या इसको कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। ये एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। यह गुणसूत्र पे एक क्रम में सजे होते हैं, समझ रहे ना। यही गुणसूत्र के जिस स्थान पे पाया जाता है उसको जीन लोकस बोलते हैं। सभी जीवों में इसकी संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो जीन होता है ना इसके दो ग्रुप होते हैं। जो जीन होता है इसके कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन होते हैं, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। एक रूप क्या होता है, प्रभावी, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं बाबू, डोमिनेंट। और एक होता है रिसेसिव। क्या होता है, रिसेसिव। अब ध्यान सुनिएगा, प्रभावी क्या है, तो जो अपना लक्षण प्रकट करेगा, अपना लक्षण क्या करेगा, प्रकट करेगा, प्रदर्शित करेगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी। एग्जाम में प्रभावी जीन करके दे सकता है या प्रभावी एलील करके दे सकता है। तो इसका परिभाषा आपको बताना है कि अगर जीन दे दे तो वैसा जीन जो अपने लक्षण को प्रकट करता है उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी। जैसे में इसका एग्जाम्पल है कैपिटल टी। कैपिटल क्या है, टी। और अप्रभावी क्या है, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी। इसको स्मॉल टी से सूचित कर देते हैं, कोई दिक्कत, फिर से मैं बोल देता हूँ। जीन के दो ग्रुप है, एक है प्रभावी और दूसरा क्या है, अप्रभावी। प्रभावी जो अपने लक्षण को प्रकट करेगा, प्रदर्शित करेगा, और जो अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा उसको अप्रभावी। प्रभावी का क्या है, कैपिटल टी, और उसका क्या है, स्मॉल टी। और ये दोनों रूपों को मिला के जीन को सूचित किया जाता है। तो देखिए जीन को सूचित किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जीन को क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कर देंगे कैपिटल टी। ये भी तो प्रभावी है ना, या कर सकते हैं क्या, कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं या दोनों स्मॉल कर सकते हैं। ये जीन के क्या है, सूचक है। इस सूचक के बारे में बताए कौन थे, तो मोर्गन वैज्ञानिक क्या कहते इसके बारे में बताए थे। तो एग्जाम में भूलना नहीं है कि जीन के सूचक के बारे में कौन बताया था, मोर्गन वैज्ञानिक बताए थे। जीन के कितने रूप होते हैं, दो। एक है प्रभावी और दूसरा क्या है, अप्रभावी। तो दोनों प्रभावी मिलकर बना दें, या प्रभावी अप्रभावी या दोनों अप्रभावी। समझ रहे ना बात को, आप देख के पहचान जाइएगा कि दोनों कैपिटल माने क्या है, दोनों प्रभावी है। और इसमें क्या है, एक प्रभावी और दूसरा क्या है, अप्रभावी। और इसमें क्या है, दोनों अप्रभावी। समझ रहे ना, ये जीन के सूचक को बता रहा है। ये हम लोग आज पढ़ लिए हैं जीन के बारे में। आज टोटल क्या पढ़ लिए, जीन के बारे में। इसके आगे कल हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सब हमको विश्वास है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पे, और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। आप पढ़ेंगे तभी बेहतर करेंगे, इसीलिए आप पढ़ते रहिए और हमेशा बेहतर करते रहिए। मिलते हैं कल, मीट यू टुमारो गाइस। जय हिंद।